चलो कल का कुछ पढ़ा आप लोगों ने? ठीक, कल क्वेश्चन क्या किए थे? डेराइव ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। ठीक, चलो अब उसी के आगे कंटिन्यूशन में इसके बाद एक्चुअल में क्वेश्चन है फैक्टर्स अफेक्टेड टू रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टेड टू रेजिस्टेंस, ठीक है ना क्वेश्चन। चलो ध्यान दो इधर। अच्छा, कल हमने जो ओम्स लॉ प्रूफ किए थे ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, तो V अपॉन I इज इक्वल टू क्या आया था? याद है कुछ? V अपॉन I इज इक्वल टू ML अपॉन N A E स्क्वायर इंटू टाउ, यही आया था। ठीक, लेकिन ओम्स लॉ क्या बोलता है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या V इज इक्वल टू RI। R is constant. R is constant and is called resistance of the conducting wire। भी यहाँ रेजिस्टेंस भी हम दो पढ़ेंगे, एक तो कैपिटल R और एक स्मॉल r। कैपिटल R इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर, वायर का होता है, और स्मॉल r बाद में हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स। रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स, सेल या बैटरी का रेजिस्टेंस स्मॉल r विच इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो तो ओम्स लॉ V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू RI, R इज कांस्टेंट, R इज कांस्टेंट। ठीक, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो V अपॉन I इज इक्वल टू R, R कांस्टेंट। ठीक, लेकिन R कांस्टेंट, वायर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट, लेकिन कब? जब V इज प्रोपोर्शनल टू I। लेकिन V इज प्रोपोर्शनल टू I कब? व्हेन फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टिंग वायर रिमेन्स अनचेंज्ड। ये ध्यान रखना है आपको। व्हेन फिजिकल स्टेट मतलब लेंथ एंड टेम्परेचर ऑफ वायर रिमेन्स अनचेंज्ड, तब। अगर वायर की लेंथ और टेम्परेचर कांस्टेंट है तब V इज प्रोपोर्शनल टू I होगा। ठीक, और अगर लेंथ और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फिर वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट होगा, तब किसी वायर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा। लेंथ और टेम्परेचर अगर चेंज तो वायर का रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। ठीक, चलो तो V अपॉन I इज इक्वल टू R, R कॉन्स्टेंट विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग वायर। लेकिन कल हमने जब ओम्स लॉ डिराइव किए थे तो V अपॉन I इज इक्वल टू ये आया था, और हम बोल रहे हैं V अपॉन I इज इक्वल टू R, R कॉन्स्टेंट। तो V अपॉन I की वैल्यू इतनी आई थी, तो इसका मतलब है कि यही R है। इसका मतलब ये हुआ कि यही वायर का रेजिस्टेंस है। ठीक, लेकिन कब? कांस्टेंट कब होगा? जब लेंथ और टेम्परेचर कांस्टेंट हो। लेंथ एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टिंग वायर रिमेन्स अनचेंज्ड, देन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग वायर इज कांस्टेंट। ठीक, तो वायर का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर मीन्स कैपिटल R। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? ये जो आपके सामने लिखी हुई है, ये वायर का रेजिस्टेंस एक्चुअल में ML अपॉन N A E स्क्वायर इंटू टाउ। ठीक, चलो ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में अभी। लेकिन रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या है? व्हाट इज रेजिस्टेंस? ठीक, तो रेजिस्टेंस वर्ड का क्या मतलब है? ठीक, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस पावर कम हो गया,
बॉडी का रेजिस्टेंस कम हो गया। तो क्या मतलब है इसका कि भाई हमारी बॉडी बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता थी वो कम हो गई। ठीक, रेजिस्टेंस कम। वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, ध्यान से आप समझना। जब हम वायर में वोल्टेज लगाते हैं तो वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस से आता है, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है, फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। व्हेन दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव्स opposite to the direction of electric field, they collide with the positive ions. They collide with the positive ions. Positive ions का मतलब एटम from which electrons are detached. तो जब ये इलेक्ट्रॉन एटम से बार बार टकराते हैं तो इलेक्ट्रॉन के मोशन का अपोज होता है, इलेक्ट्रॉन के मोशन का अपोज होता है, और इलेक्ट्रॉन मोशन के कारण ही तो करंट प्रोड्यूस हो रहा था ना। तो इसका मतलब है कि करंट का भी क्या हो रहा है, अपोज। तो इलेक्ट्रॉन मोशन का ये जो अपोज हो रहा है इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। भाई मान लो अगर नंबर ऑफ कोलिजन्स ज्यादा हैं, नंबर ऑफ कोलिजन्स ज्यादा हैं, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन मोशन का अपोज ज़्यादा होगा, तो उस वायर का रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, वायर का रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। ओम्स लॉ से I इज इक्वल टू V/R। अगर वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उस वायर में करंट कम फ्लो होगा, वायर में करंट कम फ्लो होगा। ठीक, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस? व्हेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद इन द वायर मूव्स अलोंग अ सर्टेन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, these free electrons collide with the positive ions. This oppose of motion of free electrons या फिर oppose of flow of current is called resistance of the conducting wire, is called resistance of the conducting wire, and resistance is a constant value for a conducting wire. किसी एक वायर के लिए का कांस्टेंट होता है रेजिस्टेंस, लेकिन कांस्टेंट कब होगा? जब लेंथ एंड टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो अगर वायर की आपने लेंथ चेंज की है या वायर का टेम्परेचर आपने चेंज किए तो उसी वायर का रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। हाँ ठीक, चलो, है ना। तो अब एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ना, ध्यान रखना, आता भी एग्जाम में। राइट द फैक्टर्स अफेक्टेड टू रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, कैपिटल आर लिखा है मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और कैपिटल आर बोले इसका मतलब रेजिस्टेंस किसका? कंडक्टिंग वायर का या सर्किट का रेजिस्टेंस। भाई सर्किट मतलब वायर का, ठीक है ना। तो क्या है क्वेश्चन? राइट द फैक्टर्स अफेक्टेड टू रेजिस्टेंस, क्वेश्चन। ठीक, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको मालूम है, देखो ये है रेजिस्टेंस आर की वैल्यू। ठीक, अब यहां से हम सारे रिजल्ट्स निकालते हैं, है ना, ध्यान से समझो आप। चलो देखो इधर, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर कैपिटल आर कितना आया था? ml अपॉन n a e स्क्वायर इंटू टाउ। इसमें दो वैल्यू ऐसी है जो हर वायर के लिए कांस्टेंट है, दो वैल्यू ऐसी है जो हर वायर के लिए सेम रहेगी, चाहे वायर छोटा हो, बड़ा हो, पतला है, मोटा है, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, उससे कोई मतलब नहीं है। दो चीजें हैं ऐसी, कौन कौन सी बताओ? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन
भाई वायर कोई भी हो, इलेक्ट्रॉन का मास तो कांस्टेंट है ना, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। और दूसरा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मतलब स्मॉल इलेक्ट्रॉन चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो ये दो वैल्यू तक खैर कांस्टेंट है, इसका मतलब रेजिस्टेंस इन पर डिपेंड नहीं करेगा। तो अब जो चीजें बच गई, रेजिस्टेंस वायर का उन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ठीक, चलो अब एक एक करके अपन देखते हैं। फर्स्ट, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर, लेंथ पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो कैसे डिपेंड करता है वो भी आपको दिख रहा है। देखो, रेजिस्टेंस का वायर की लेंथ से कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दिख रहा है ना, दिख रहा है। ठीक है, चलो अब मैं जो एग्जाम्पल बता रहा हूं उसको ध्यान से आप समझना थोड़ा सा। ठीक, हो सकता है मिस्टेक करोगे आप, निश्चित रूप से करोगे। तो रेजिस्टेंस का लेंथ से कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, चलो यहां देखो, भाई मान लो हमारे पास में कंडक्टिंग वायर है। क्या है ये वायर, इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है और इस वायर का रेजिस्टेंस मान लो 5 ओम है, मान लो। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं उस बात पर थोड़ा सा नोटिस करना आप। ठीक, केवल एक वर्ड बदल जाने से पूरा क्वेश्चन बदल जाता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। मेरे पास में एक वायर था, इस वायर की लेंथ 10 सेंटीमीटर और रेजिस्टेंस कितना था, 5 ओम। ठीक है भाई, अब मैंने इस वायर को बस यही ध्यान रखना है। अगर मैंने इस वायर को स्ट्रेच किया, तो लेंथ बढ़ेगी ना। तो मैंने इसकी लेंथ अब डबल कर दिया, मैंने इस वायर की लेंथ बढ़ा दिया। मान लो कितना कर दिया, 20 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर से वायर को स्ट्रेच करके मैंने उसकी लेंथ कितनी कर दिया, 20 सेंटीमीटर। ठीक, तो क्या दिख रहा है आपको यहां, लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीजेस बाय 2 टाइम्स। दिख रहा है ना, लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीजेस बाय 2 टाइम्स। तो इस वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, अब इस वायर का रेजिस्टेंस आपको बताना है। बताओ, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ इंक्रीजेस बाय 2 टाइम्स। तो पहले इस वायर का रेजिस्टेंस कितना था, 5 ओम। तो अब इस वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। बताओ, लेंथ इंक्रीजेस बाय 2 टाइम्स, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। इसका मतलब रेजिस्टेंस भी 2 टाइम्स हो जाएगा। यानी पहले कितना था, 5 ओम, तो अब कितना, 10 ओम है ना, 2 टाइम्स ना। तो अब इस वायर का रेजिस्टेंस मतलब R2 कितना, 10 ओम। आंसर गलत है आपका, आंसर गलत है। लेंथ 2 टाइम्स, रेजिस्टेंस भी 2 टाइम्स, ऐसा थोड़ी होता है। ध्यान से मेरी बात को सुनो आप। मैंने शुरू में क्या बोला था आपसे
कि मेरे पास में एक वायर है, एक वायर, और उसी वायर को मैंने स्ट्रेच किया, उसी वायर को स्ट्रेच किया, तो लेंथ तो बढ़ी ना, लेंथ बढ़ी, लेकिन लेंथ बढ़ेगी तो क्या वो वायर उतना ही मोटा रहेगा क्या? नहीं, वायर पतला हो जाएगा। मतलब लेंथ चेंज हो रही है, लेकिन साथ ही साथ क्या चेंज हो रहा है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थिकनेस ऑफ वायर मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दोनों चीज यहां चेंज हो रही है। लेंथ भी चेंज हो रही है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो इस सिचुएशन में R इज प्रोपोर्शनल टू L नहीं होता, R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर होता है। कैसे होता है बताऊंगा बाद में। R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर होता है कि लेंथ अगर 2 टाइम्स तो रेजिस्टेंस 2 का स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स। कैसे? अब ध्यान से मेरी बात सुनना है ना। देखो क्या होता है, किसी भी फॉर्मूले से जब हम किसी चीज की डिपेंडेंसी फाइंड करते हैं, ठीक, आगे भी ये चीज ध्यान रखना, अभी हमको इलेक्ट्रिसिटी बहुत पढ़ना है, ठीक, किसी फॉर्मूले से जब हम किसी एक चीज की डिपेंडेंसी फाइंड करते हैं, ठीक, तो हम एक्चुअल में रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी निकाल रहे हैं इस फॉर्मूले से। तो रेजिस्टेंस का रिलेशन हम किससे देख रहे हैं? लेंथ से। तो रेजिस्टेंस का लेंथ से क्या रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। तो एक चीज का ध्यान रखना, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होगा ना? होगा। फिर बाद में मैं आपको बताऊंगा कि R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर भी होता है, R इज प्रोपोर्शनल टू L भी होता है, और R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर भी होता है। तो कहां क्या होता है? सुनो, ठीक, क्या हो रहा है देखो, रेजिस्टेंस का रिलेशन हम किससे देख रहे हैं? लेंथ से। तो फॉर्मूले में दिख रहा है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर। तो एक चीज ध्यान रखना, R का रिलेशन अगर आप लेंथ से देख रहे हो तो लेंथ को छोड़कर अब बाकी क्वांटिटीज कांस्टेंट रहना चाहिए, उनमें कोई चेंज ना हो, है ना। R का रिलेशन हम किससे देख रहे हैं? लेंथ से। तो लेंथ वेरिएबल, लेंथ को छोड़कर अब जो चीजें बच गई हैं, है ना, क्या क्या बचा? देखो, n बचा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और टाउ, टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम। तो ये चीजें कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब इनमें चेंज ना हो, इनमें कोई चेंज ना हो, इस चीज का ध्यान रखो, है ना। चलो देखते हैं अच्छा एग्जांपल। पहली बात, अब जैसे हमारे पास में 2 वायर है, हमारे पास में 2 वायर है, ठीक, तो हम क्या बोल रहे हैं? n दोनों वायर का सेम हो, और n मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या था? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम। और ये किस पर डिपेंड करता है? मटेरियल पर। किस पर डिपेंड करता है? मटेरियल पर, कि भाई वायर कॉपर का है, सिल्वर का है, एल्यूमिनियम का है, जो भी है। तो n दोनों वायर का सेम होना चाहिए, n दोनों वायर का सेम होना चाहिए, मटेरियल दोनों वायर का सेम होना चाहिए। मतलब ये वायर अगर हमने कॉपर का लिए हैं तो ये भी किसका होना चाहिए? कॉपर का। पहली बात, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों वायर का सेम हो, वायर मतलब सिलेंड्रिकल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कुलर, थिकनेस वायर की मोटाई पाई स्क्वायर, ठीक। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों वायर का सेम। तो जनरली अगर हम सोच के देखें कि हमारे पास में वायर का एक बंडल है, वायर का एक बंडल है, ठीक,
अब उसी बंडल में से हमने 2 पीस अलग करे, एक ही बंडल में से वायर के 2 पीस आप काट के अलग करो, तो एक ही बंडल का वायर है तो थिकनेस तो सेम रहेगी ना। ऐसा थोड़ी है कि बंडल में शुरू का वायर पतला होगा बाद का वायर मोटा होगा, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होना चाहिए, वायर की जो थिकनेस है मतलब उसका जो रेडियस है वो सेम होना चाहिए। तो एक ही बंडल से हमने ये दोनों वायर निकाले, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दोनों वायर का सेम होगा। ठीक है, चलो तीसरी चीज रिलैक्सेशन टाइम। क्या? रिलैक्सेशन टाइम, है ना। तो रिलैक्सेशन टाइम मीन्स टाउ, इसका रिलेशन एक्चुअल में टेम्परेचर से होता है। रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर से रिलेशन है उसका। कैसे, थोड़ा समझ लेते हैं। यह है जैसे मान लो एक कंडक्टिंग वायर, वायर के दोनों एंड्स में हमने क्या लगाए, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, सेल या बैटरी। तो वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स में फोर्स लगता है फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये इलेक्ट्रॉन्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं एंड ड्यूरिंग द मोशन दे कोलाइड विद द पॉजिटिव आयंस। रिलैक्सेशन टाइम क्या था? टाइम टेकन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन्स, इन बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन्स। ठीक, ध्यान दो, मान लो इसको अच्छे से एक बार समझ लो, है ना, बार बार आएगा ये इलेक्ट्रॉन एक बार इस पॉजिटिव आयन से टकराता है और उसके बाद फिर इस पॉजिटिव आयन से टकराता है। तो ये क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की 2 लगातार कोलिजन्स हो गई, 2 कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन को जितना टाइम लगता है, ठीक, टाइम टेकन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन्स इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम टाउ। इस टाइम को ही हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, आई बात समझ में। चलो अब थोड़ा सा सोच के देखें हम। आप थोड़ा सोचिए, अगर वायर में हम ज़्यादा करंट फ्लो करेंगे तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और हीट प्रोड्यूस होने के कारण वायर गर्म हो जाएगा। वायर गर्म होने का मतलब है कि वायर के अंदर थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। वायर के अंदर थर्मल एनर्जी मतलब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये एनर्जी किसको मिली? फ्री इलेक्ट्रॉन को मिली। और अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक, अगर वायर का टेम्परेचर बढ़ा तो इसका मतलब है कि अंदर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। ये हीट एनर्जी किसको मिल रही है? इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी मतलब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ी। और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अगर बढ़ेगी, सोच के देखो, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ गई, बढ़ेगी वेलोसिटी तो टकराने में उसको टाइम कम लगेगा कि ज़्यादा लगेगा? कम टाइम लगेगा। ठीक भाई, अगर मान लो मेरी स्पीड ज़्यादा है, मेरी स्पीड अगर ज़्यादा है तो दूसरे से टकराने में मेरे को टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा। इसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया, रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया। कब? व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस। अच्छे से इस रिजल्ट को याद कर लो, बार बार आएगा। ठीक, व्हेन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टिंग वायर इंक्रीजेस रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, है ना। तो इसको तो फिलहाल मैं अभी यहां लिख दे रहा हूं, बार बार काम आएगा। रिलैक्सेशन टाइम मीन्स टाउ और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल।
ठीक है, ध्यान रखना है इसको, है ना, रिजल्ट याद रखो, बहुत काम आएगा। चलो, तो क्या बोल रहा था मैं, क्या कर रहे थे हम, रेजिस्टेंस का रिलेशन हम किससे देख रहे थे, लेंथ से, फॉर्मूले से। तो फॉर्मूले में हमको दिख रहा है कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि 2 टाइम्स ये भी 2 टाइम्स, 3 टाइम्स ये भी 3 टाइम्स, लेकिन कब, लेंथ को छोड़कर बाकी क्वांटिटीज कांस्टेंट होना चाहिए, तब R इज प्रोपोर्शनल टू L होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसलिए मैंने एग्जांपल में बोला था ना कि अगर मैं इस वायर को स्ट्रेच करूं तो लेंथ भी चेंज हो रही है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज हो रहा है, दोनों चीजें चेंज हो रही है, और दोनों चीजें अगर चेंज हो रही है तो R इज प्रोपोर्शनल टू L नहीं होगा। दोनों चीजें अगर चेंज हो रही है तो R इज प्रोपोर्शनल टू L नहीं होगा। R इज प्रोपोर्शनल टू L होगा ना, कब होगा, ये कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक, मतलब दोनों वायर एक ही मटेरियल के हों, दोनों का रेडियस सेम हो और दोनों का रिलैक्सेशन टाइम सेम हो। और रिलैक्सेशन टाइम का रिलेशन किससे है, टेम्परेचर से, मतलब दोनों वायर का टेम्परेचर सेम होना चाहिए। कि अगर मान लो मैंने दोनों वायर इस रूम में रखा हूं तो जो रूम का टेम्परेचर होगा वही वायर का भी होगा, ठीक, तब R इज प्रोपोर्शनल टू L होगा, ठीक। यानी अगर इसकी लेंथ इसका 2 टाइम्स है तो इसका रेजिस्टेंस भी इसका 2 टाइम्स होगा, ठीक है, तब R इज प्रोपोर्शनल टू L होगा, ठीक है। चलो, एक हो गया। अब दूसरा देखो आप, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, वायर मतलब सिलेंड्रिकल दिख रहा है ना, तो वायर अगर सिलेंड्रिकल है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कुलर पाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहां आपको दिख रहा है कि रेजिस्टेंस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से रिलेशन कैसा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कैसा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ए भी लिख सकते हैं या चाहो तो पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। चलो ध्यान देना, लेकिन ये रिजल्ट कब होगा, इस फॉर्मूले में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को छोड़ दो तो क्या क्या बचा, देखो क्या क्या बच गया, लेंथ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, रिलैक्सेशन टाइम, ये कांस्टेंट होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट, इनमें कोई वेरिएशन ना हो, इनमें से कोई चीज अगर बदली तो फिर R एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलने का मतलब क्या होता है मालूम, ये अगर 2 टाइम्स तो ये हाफ, 3 टाइम्स 1/3, 4 टाइम्स 1/4, डायरेक्ट हमको रिजल्ट पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन इनमें से अगर किसी में वेरिएशन हो रहा है तो ये रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है। आओ देखते हैं, मान लो हमारे पास में 2 वायर हैं सपोज, तो हम क्या बोल रहे हैं, दोनों वायर की लेंथ सेम होना चाहिए, दोनों वायर की लेंथ सेम होना चाहिए, ठीक है भाई। लो, दोनों वायर हमने सेम लेंथ के लिए, एन दोनों वायर का सेम होना चाहिए, मटेरियल दोनों वायर का सेम, ये वायर अगर कॉपर का है तो ये भी मान लो कॉपर का है, ठीक है भाई। टाउ भी सेम होना चाहिए, और टाउ मतलब टेम्परेचर, रिलैक्सेशन टाइम का रिलेशन किससे है, टेम्परेचर से।
तो दोनों वायर का टेम्परेचर भी कैसा होना चाहिए? सेम। ठीक है भाई, ठीक। तो डिफरेंट क्या होना चाहिए? ये तीनों चीजें तो दोनों वायर की सेम है, तो डिफरेंट क्या? अरे जिससे रिलेशन निकाल रहे हो वो डिफरेंट होना चाहिए। तो आर का रिलेशन हम किससे देख रहे हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब रेडियस। रेडियस दोनों वायर का अलग अलग होना चाहिए। मान लेते हैं, चलो ये वाला वायर पतला है और ये वाला वायर मान लो मोटा है, ठीक है? ये पतला वायर है और ये मोटा वायर है। ध्यान से सुनना मेरी बात, है ना, ध्यान से। अब अगर हम दोनों वायर में सेम वोल्टेज लगाएं, कि मान लो हमने 5 वोल्ट की एक बैटरी लिए, उस बैटरी को हमने पहले ये वाले वायर में जोड़े, 5 वोल्ट की बैटरी हमने पहले वाले वायर में लगा दिए, करंट मेजर कर लिए अमीटर लगाकर। फिर क्या करें? उसी बैटरी को मतलब उतने ही वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दूसरे वायर में अप्लाई करें। कितना? 5 वोल्ट। तो आप ये बताओ करंट किस वायर में ज्यादा होगा? करंट किस वायर में ज्यादा? तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इज इक्वल टू क्या? V बाई आर। I इज इक्वल टू V बाई आर। लेकिन V तो दोनों में सेम है। देखो दोनों वायर में हमने वोल्टेज तो सेम लगाए हैं ना। अब हमको R देखना है। क्या देखना है? R। ठीक, देखते हैं, चलो। पहला वाला वायर पतला था। पहला वायर कैसा था? पतला। और वायर पतला है, इसका मतलब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम की ज्यादा। वायर अगर पतला है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, रेडियस कम। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कम, पतला वायर, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। पतला वायर मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम, तो पतले वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा। और रेजिस्टेंस अगर ज्यादा तो करंट कम होगा। पतले वायर में करंट कम होगा, मोटे वायर में करंट ज़्यादा होगा। ठीक। जनरली क्या होता है, कहीं भी जैसे मान लो हमको करंट कम सप्लाई करना है तो वायर हम पतले लेते हैं, करंट ज़्यादा सप्लाई करना है तो वायर मोटे लेते हैं, है ना। कारण यही है कि अगर वायर पतला है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका कम होगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो उसमें करंट कम फ्लो होगा। ठीक। तो रेजिस्टेंस का रिलेशन किससे निकल गया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, चलो अब दो चीज़ें बच गई। दो चीज़ें बच गई ना अभी। देखो क्या क्या बच गया भाई। लेंथ से रिलेशन हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से हो गया। अब हम देख रहे हैं आर का रिलेशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। किससे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम। तो आर का रिलेशन हम किससे देख रहे हैं? स्मॉल एन से। तो इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये 2 टाइम्स अगर होगा तो फिर ये हाफ होगा। लेकिन ये रिलेशन, ऐसा रिलेशन कब होगा? जब एन को छोड़कर बाकी चीजें कांस्टेंट रहें, उनमें कोई चेंज ना हो। तो एन को छोड़कर बाकी चीजें मतलब क्या? लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड रिलैक्सेशन टाइम, ये कांस्टेंट होना चाहिए, इनमें कोई वेरिएशन ना हो। ठीक। लेंथ चेंज नहीं करना है आपको,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं करना है, टेम्परेचर भी चेंज नहीं करना है, तब रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा किस में होती है मालूम है? सिल्वर, चांदी में, उसके बाद कॉपर में। तो जनरली घरों में हम वायरिंग किसकी यूज़ करते हैं? कॉपर की। चांदी की भी तो कर सकते हैं ना, घर में चांदी के तार लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं, घर में हम चांदी के वायर लगा सकते हैं। ठीक, चांदी महंगा होता है, वायर बच जाएगा लेकिन अपना घर बिक जाएगा उस चक्कर में। आ रही बात समझ में? ठीक, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी मान लो सपोज हमारे पास में 2 वायर हैं, मान लो हमारे पास 2 वायर हैं, लेंथ दोनों वायर की सेम होना चाहिए। ठीक है भाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों वायर का सेम होना चाहिए, मतलब दोनों की थिकनेस, रेडियस सेम। रिलैक्सेशन टाइम, टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंट क्या होना चाहिए? अरे जिससे रिलेशन हम देख रहे हैं वो डिफरेंट होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मटेरियल, दोनों वायर का मटेरियल डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है ना? तो मान लेते हैं चलो कि ये वाला वायर जो है वो सिल्वर का है, चांदी का, और ये वाला वायर मान लो कॉपर का है। अब हम क्या करें? अगर दोनों वायर में हमने एक बैटरी लिए, हमने एक बैटरी लिए 5 वोल्ट 10 वोल्ट जो भी, उस बैटरी को पहले इससे जोड़े और फिर उसके बाद इससे जोड़े। इसका मतलब दोनों में हम वोल्टेज सेम लगा रहे हैं, तो करंट किस में ज्यादा होगा बताओ? करंट किस में ज्यादा? सिल्वर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, सिल्वर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो सिल्वर वायर का रेजिस्टेंस कम होगा, सिल्वर वायर का रेजिस्टेंस कम होगा। भाई वोल्टेज तो दोनों में सेम लगा रहे हैं ना, सिल्वर वायर का रेजिस्टेंस कम है तो सिल्वर वायर में करंट ज़्यादा फ्लो होगा। कंपेयर देन कॉपर वायर, कंपेयर देन कॉपर वायर। अगर ये सब सेम है तो नहीं तो कुछ नहीं बोल सकते भैया, ये ध्यान रखना। ठीक है ना? अच्छा, अब क्या बच गया? एक चीज और बच गई ना। क्या बच गया? ठीक भाई, रेजिस्टेंस का रिलेशन लेंथ से हो गया, रेजिस्टेंस का रिलेशन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से हो गया, रेजिस्टेंस का रिलेशन मटेरियल से भी हो गया। क्या बच गया? रिलैक्सेशन टाइम। क्या बच गया? रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम का मतलब बता चुका हूं ना, टाइम टेकन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन्स। टाइम है ये। रिलैक्सेशन टाइम क्या है? टाइम है, स्केलर, वेक्टर थोड़ी है। टाइम टेकन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन्स, रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम किस पर डिपेंड कर रहा था? देखो, टेम्परेचर पर। तो 4th पॉइंट आप क्या लिखोगे? देखो क्वेश्चन क्या था हमारा? राइट द फैक्टर्स अफेक्टेड टू रेजिस्टेंस। फर्स्ट पॉइंट ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर, सेकेंड पॉइंट ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टिंग वायर, थर्ड पॉइंट ऑन मटेरियल ऑफ कंडक्टिंग वायर, ऑन मटेरियल ऑफ कंडक्टिंग वायर। फोर्थ पॉइंट क्या? ऑन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टिंग वायर, ऑन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टिंग वायर। टेम्परेचर, ठीक, वायर का रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर। कैसे देखते हैं? तो एक्चुअल में फॉर्मूले से हमको पता चल रहा है कि रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? रिलैक्सेशन टाइम पर। रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? रिलैक्सेशन टाइम पर।
और रेजिस्टेंस का रिलैक्सेशन टाइम से रिलेशन कैसा है? देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। और रिलैक्सेशन टाइम का रिलेशन टेम्परेचर से कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब आप देखो रेजिस्टेंस का टेम्परेचर से रिलेशन कैसा हुआ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस का टेम्परेचर से रिलेशन कैसा हुआ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। इसको अच्छे से याद रखो, आगे इसके बारे में हमको पढ़ना है अभी। ठीक है, ठीक है, चलो सोच के देखते हैं। अच्छा देखो जरा, जैसे अगर मान लो हम किसी वायर में कंटिन्यूशन में अगर करंट फ्लो करते हैं ज़्यादा टाइम तक, तो वायर गर्म हो जाता है। वायर गर्म हो जाता है। अगर वायर गर्म हुआ तो इसका मतलब है कि वायर का टेम्परेचर बढ़ गया। वायर अगर गर्म हो गया इसका मतलब उस वायर का टेम्परेचर बढ़ गया, और टेम्परेचर बढ़ा तो वायर का रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। और रेजिस्टेंस अगर बढ़ गया तो करंट कम हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक, टेम्परेचर ज़्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा वायर का, और रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो करंट कम। एक बात है ना, टेम्परेचर अगर कम तो रेजिस्टेंस भी कम। टेम्परेचर कम तो रेजिस्टेंस कम, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो ये 4 पॉइंट हैं जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है। ये नहीं कि बस याद कर लिया अपन ने हो गया। याद करने से नहीं होता है, उसका मतलब भी आपको समझना पड़ेगा। उसका मतलब भी आपको समझना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? बस इतना भर ध्यान रखना कि रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ए ई स्क्वायर इंटू टाउ। एम और ई कांस्टेंट है, हर वायर के लिए सेम होगा। तो रेजिस्टेंस इन 4 चीज़ों पर डिपेंड करेगा। और एक चीज़ थोड़ा सा याद कर लेना कि रिलैक्सेशन टाइम और टेम्परेचर का रिलेशन कैसा होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वायर गर्म होगा, हीट एब्जॉर्ब होगी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी। जब इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी तो टकराने में उसको टाइम कम लगेगा, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ क्या पढ़े? देखो, रेजिस्टेंस का लेंथ से क्या रिलेशन था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बहुत ध्यान से अब समझना जो मैं बोल रहा हूं। रेजिस्टेंस का लेंथ से क्या रिलेशन था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन कब? जब वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट रहेगा तब। मतलब लेंथ डिफरेंट बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब थिकनेस ऑफ वायर रिमेन्स अनचेंज्ड, रेडियस अनचेंज्ड, तो R इज प्रोपोर्शनल टू L होगा। होगा ना भाई? अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है तो ठीक है, लेकिन R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर भी होता है। R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर भी होता है। तो कब होता है ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि ये कब होता है। ध्यान से सुनो, है ना। R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। ठीक है, तो
रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या आया था, ML अपॉन एन ए ई स्क्वायर इंटू टाउ, है ना। M और E हर वायर के लिए सेम होगा, लेकिन अब ध्यान दो, ध्यान सुनो, अगर मेरे पास एक वायर है कॉपर का, किसका, कॉपर का, तो इसकी लेंथ अगर मैं इंक्रीज करूं, स्ट्रेच करके लेंथ बढ़ाऊं, तो वायर तो कॉपर का ही रहेगा ना। ऐसा थोड़ी कि वायर को हमने खींचे तो वो चांदी का बन गया, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक। यानी मटेरियल थोड़ी चेंज हो जाएगा। एक वायर को स्ट्रेच करके अगर मैं लेंथ इंक्रीज कर रहा हूं तो उसका मटेरियल तो नहीं बदलेगा ना। तो इसका मतलब है कि एन भी कांस्टेंट है फॉर अ वायर, फॉर अ वायर, ठीक है। तो क्या क्या बच गया। अच्छा एक और, वायर का टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहे तो टाउ भी कांस्टेंट। तो क्या पता चला, R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन ए, R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन ए, ठीक। अब ध्यान से सुनना कि न्यूमेरिकल्स में अगर ये लिखा रहे आ वायर, ठीक, आ वायर, कि अगर एक वायर को स्ट्रेच करके उसकी लेंथ 2 टाइम्स 3 टाइम्स जो भी, तो रेजिस्टेंस कितने टाइम्स, रेजिस्टेंस कितने टाइम्स इंक्रीज या डिक्रीज होगा, वो चीज हम पढ़ रहे हैं। चलो पहले मान लेते हैं वायर ये था, इसकी लेंथ L1 थी, रेडियस इतना था और रेजिस्टेंस इतना था। बाद में इस वायर को हमने क्या करे, स्ट्रेच, इस वायर को, तो मटेरियल तो नहीं बदला ना उसका, टेम्परेचर भी हम नहीं बदल रहे हैं। तो अब इसकी लेंथ कितनी हो गई, रेडियस, लेकिन लेंथ चेंज हुई है तो रेजिस्टेंस भी तो बदलेगा ना। इट्स न्यू रेजिस्टेंस इज R2, ठीक। देखो इधर कहने का मतलब क्या था, ये रिजल्ट अभी हमारा आने वाला है। तो ये रिजल्ट कब होता है मालूम, जब लेंथ के साथ साथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज हो, तब, ठीक। व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंजेस विथ लेंथ, मतलब वायर को हमने स्ट्रेच करे, वायर को स्ट्रेच करे तो लेंथ तो बढ़ी ना, तो क्या वायर उतना ही मोटा रहेगा क्या, नहीं ना, वायर क्या हो जाएगा, पतला। वायर कैसा हो गया, पतला। तो लेंथ भी चेंज हुई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज हुआ। व्हेन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोथ आर चेंजेस साइमल्टेनियसली, when length and area of cross section both are changes simultaneously, then R is proportional to L square होता है। कैसे होता है देख लेते हैं, ठीक। चलो अब वायर की लेंथ 2 टाइम्स करो 3 टाइम्स करो जो भी करो, वॉल्यूम चेंज नहीं होता, वॉल्यूम चेंज नहीं होता। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई, भाई वायर मतलब सिलेंड्रिकल ना, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई R1 स्क्वायर L1, इसका वॉल्यूम पाई R2 स्क्वायर L2, एच मतलब लेंथ। तो यहां से क्या आया देखो, L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। हालांकि बाद में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, इस कॉन्सेप्ट के काफी न्यूमेरिकल्स हैं, ध्यान रखना। अभी मैं ऐसे बता दे रहा हूं कि वो रिजल्ट आया कैसे। न्यूमेरिकल्स, मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में यही कॉन्सेप्ट आएगा। चलो ये पता चल गया। अब यहां से हम देखें तो इस वायर का रेजिस्टेंस R1 क्या होगा, L1 अपॉन ए मतलब क्या, पाई R1 स्क्वायर, R2 L2 अपॉन पाई R2 स्क्वायर होगा ना। R1 अपॉन R2 की वैल्यू निकाल लो, देखो
इसमें इसको डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, L1 अपॉन L2, ये ऊपर आ जाएगा ना, तो R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर आ गया। मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स इसी से होंगे, ध्यान रखना। अब हमको रेजिस्टेंस का रिलेशन किससे देखना है, लेंथ से। किससे देखना है, लेंथ से। तो रेडियस वाले टर्म को एलिमिनेट करो, रेडियस वाले टर्म को यहां से एलिमिनेट करो। तो R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, L1 अपॉन L2। तो क्या आ जाएगा यहां पर, L1 अपॉन L2। तो देखो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू क्या आया, L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर, R1 L1 R2 L2। तो रिजल्ट क्या आया आपका, R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर आ गया। देखो ठीक है, ठीक। अब अच्छे से लास्ट में दो चीजें ध्यान रखना, R इज प्रोपोर्शनल टू L भी होता है कब, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट रहे तब, यानी वायर की लेंथ चेंज हो, अलग अलग हो, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होना चाहिए, तब होता है। और R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर कब, जब लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों चेंज हो रहे हो। इसीलिए क्वेश्चन में लिखा रहता है आ वायर, कि एक वायर को स्ट्रेच करके हमने अगर लेंथ बढ़ाए तो लेंथ तो बढ़ी लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया। तो व्हेन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोथ आर चेंजेस साइमल्टेनियसली, देन रिजल्ट इज R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर होगा। ये ध्यान रखना है, ठीक ठीक, ये ध्यान रखो, ठीक। एक बार फैक्टर्स फॉर्मूला याद रहे तो फैक्टर्स निकल जाएंगे।